जी भैया। हाँ, तो सबसे पहले अब हम फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि पीछे से थोड़ा दोहराना अच्छा लगता है। तो प्रयुक्ति के माध्यम मतलब किस किस प्रकार से हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी किस किस भाषा में परिलक्षित हुई, आगे बढ़ती गई, उसके बारे में जानकारी आप लोग को हम दे रहे थे। उससे थोड़ा और पहले चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाया था कि प्रयोजनमूलक हिंदी का सिद्धांत प्रवृत्ति क्या है, उसकी कैसी आवश्यकता थी। तो आवश्यकता भी मैं आप लोगों को बता चुका था। उसके बाद फिर मैं ये टॉपिक आप लोग देख ही रहे हैं कि व्यवहारिक हिंदी से उसकी तुलना किया था, तो उसका प्रयोजनमूलक हिंदी का क्या स्वरूप है, उसकी व्याख्याएं हैं, सभी मैं आप लोगों को उससे रूबरू करवा दिया था। इसकी विशेषताएं पर बात हुई थी। ये लिस्ट आप लोग शायद बना लिए होंगे, लेकिन हम कहे थे, बनाए तो नहीं होंगे। और उसके बाद उस पर बातचीत थी कि हम बोले थे आपको पढ़ने के लिए, हिंदी की अलग अलग विशेषताएं थी। फिर उसके अलग अलग भेद थे। इस पर बात बाद में हो जाएगी, अपने चर्चा होते होते धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन ये लिस्ट ये सब बना लीजिएगा अपने पास। सीमाएं संभावनाएं हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे चल गए हैं कहाँ पर, प्रयोजनमूलक हिंदी के इसमें जो है प्रयुक्ति के माध्यम, किस माध्यम से जो है प्रयोजनमूलक हिंदी हम लोग के साहित्य में आई, और इसका क्या क्या उपयोगिताएं हैं इस हिसाब से। तो खड़ी बोली हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग आगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी भाषा पर भी बात हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मानक भाषा क्या है। ठीक है, सर मानक भाषा चर्चा किए थे ना हम जी स्टैंडर्ड पर। तुम लोग जो है ना बतला दो हमको, चलो ठीक है, फिर से पढ़ा देते हैं मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। जैसे हिंदी है, इसमें बहुत सारी क्या है रूप है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रूप है इसके, जिसमें आपको पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, उपभाषाएं जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें भोजपुरी भी आती है, अवधी, ब्रजभाषा, अनेक प्रकार की भाषाएं इसमें विभिन्न रूप की इसमें शामिल है। लेकिन क्या है ना, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया, एक मानक भाषा बनाया था, सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मानक भाषा स्थापित किया जाता है। इसलिए हिंदी को प्रयोजनमूलक प्रयुक्त के माध्यम से परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप का विचार करना आवश्यक हो जाता है। मतलब इतनी भाषाओं के बीच एक ऐसा लैंग्वेज, एक ऐसा मानक भाषा का आवश्यकता पड़ जाती है। तो हिंदी भाषा को प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के माध्यम से, प्रयोजनमूलक के माध्यम से परिप्रेक्ष्य रूप से, मतलब सबसे सामने ला करके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है, कि हिंदी को मानक रूप बनाया जाना चाहिए। इस पर बहुत ही आवश्यकताएं हो जाती है। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली तथा पदनिष्ठित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। आदर्श भाषा, आदर्श मतलब समझते बोलते हैं ना, ये आदर्श नागरिक, मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित है, स्टैंडर्ड है। तो इसी प्रकार से भाषा में भी है। भाषा विज्ञान ने मानक भाषा को इस अन्य अन्य नाम से भी जाना है। टकसाली भी, हिंदी को टकसाली हिंदी भी कही जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो सभ्यता के विकास के साथ किसी विशिष्ट भाषा क्षेत्र की बोली को आदर्श भाषा मानकर उसका प्रयोग पूरे क्षेत्र के संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। ये तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। इसे ही आदर्श या मानक भाषा कहा जाता है। किसी का सभ्यता के विकास के साथ, हमारी जैसे संस्कृति सभ्यता की विकास होती है, उसी के साथ किसी विशिष्ट भाषा क्षेत्र की बोली से, खड़ी बोली किस समय की, किस स्थान की बोली थी? यही यूपी, झारखंड, बिहार, यहाँ इस जगह पर जो है सो खड़ी बोली का विशेष उपयोग अभी भी किया जा रहा है, पहले भी किया जाता था। तो इस विशेष क्षेत्र की बोली को क्या किया गया, मानक रूप दे दिया गया, और उसको उस रूप में स्थापित कर दिया गया, उसको आदर्श मानकर उसका प्रयोग पूरे क्षेत्र में किया जाने लगा। तो इसीलिए वो क्या हो गया, मानक भाषा। तो अब तो दिक्कत नहीं होगा, इसे ही हम लोग आदर्श या मानक भाषा कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया होगा। मानक भाषा साहित्य के साथ शिक्षित वर्ग के लोगों की शिक्षा, पत्राचार तथा व्यवहार आदि की भाषा हो जाती है। विचार करने की बात है। साहित्य के साथ, साहित्य में तो मानक भाषा का उपयोग होगा ही, क्योंकि अनेक साहित्य है, तो सभी को एक दूसरे को समझने के लिए एक मानक भाषा के पास स्थित होना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी भाषा अगर कविता है, अगर उसको बांग्ला में लिखा है, कोई मराठी में, कोई कन्नड़ में लिखा है, मुझे पढ़ना है तो मैं किस में पढ़ूंगा, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, उसका अनुवाद को पढ़ूंगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें भारतीय
साहित्य एक पेपर हम लोग का लगा, पत्र लगा हुआ है, अंतिम पत्र है। तो उसमें भारतीय साहित्य का मतलब ही है, साहित्य तो समझते ही हैं हम लोग, भारतीय साहित्य मतलब किसी एक विषय का साहित्य नहीं, बस हिंदी का साहित्य नहीं, अन्य अन्य जैसे मैथिली का अलग साहित्य है, उसी प्रकार से बांग्ला साहित्य है, उसके बारे में जानकारी लेना है, कन्नड़ साहित्य, तमिल, तेलुगु, मराठी अलग अलग है, उसमें रचित कविताएं। अब हम लोग आज भी पढ़े हैं, कुछ दिन पहले पढ़े थे, एक है सबसे खतरनाक एक कविता, तो वो क्या था, मराठी में था, उसका अनुवाद हम लोग पढ़े हैं हिंदी में। तो वो एक मानक भाषा तैयार की जाती है, उसके बीच स्थापित की जाती है। तो समझ रहे हैं ना, तो कहाँ थे हम लोग, भटक जा रहे हैं ना, क्योंकि इधर बातचीत चलती रहती है। तो आदर्श या मानक भाषा के तत्कालीन स्वरूप ग्रहण कर उसका व्याकरण हम पीछे ही थे। मानक भाषा साहित्य के साथ साथ शिक्षित वर्ग के लोगों की शिक्षा बनी। साहित्य में तो वो आई, मानक भाषा के अन्य अन्य जो छोटी छोटी साहित्य, छोटी नहीं, साहित्य सभी बड़ी ही होती है, मतलब अन्य जो बोलियां हैं उसकी जो अपने अपने साहित्य, अन्य भाषा का जो साहित्य है, उस सब को भी एक मानक रूप में तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ शिक्षित वर्ग के लोगों को, जो भी वर्ग, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह, जो भी अलग शिक्षित वर्ग है, वर्ग मतलब यहाँ पर कोई खास जाति से नहीं है, वैसे वर्ग, एक वर्ग किसान है, एक वर्ग व्यवसाय है, और एक वर्ग पढ़े लिखे वाले हैं। तो पढ़े लिखे वाले की बात है, शिक्षित लोगों ने जो है, वर्ग के लोगों ने भी शिक्षा के माध्यम में मानक भाषा का उपयोग किया, पत्राचार के लिए, पत्र भेजने आने के लिए, फिर व्यवहार के लिए भी इस भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। आदर्श या मानक भाषा के, आदर्श भाषा या मानक, जिसको मतलब कुछ भी एक कहे, मानक भाषा के तत्कालीन स्वरूप को ग्रहण कर उसका व्याकरण तथा उच्चारण आदि की प्रक्रिया लगभग निश्चित कर दी जाती है। समझ रहे हैं बात। जब मानक भाषा बन गया, एक ऐसी भाषा जो बिल्कुल परिनिष्ठित है, प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना होगा कि उसका एक समुचित व्याकरण का निर्माण किया जाएगा, उच्चारण आदि की प्रक्रिया लगभग निश्चित कर दी जाएगी कि हाँ ये खास उच्चारण है, इसमें ही वह हमेशा रमा रहेगा। समझ रहे हैं बात, ये रहेगा। इसके बाद है कि मानक भाषा पर, इस प्रकार मानक भाषा स्थिर तथा सुस्थापित हो जाती है। मानक भाषा पर प्रादेशिक बोलियों का भी प्रभाव अवश्य दृष्टिगत होता है। प्रादेशिक भाषा क्या होता है ना, कि अनेक अनेक प्रांतीय भाषा जो है उसको स्थिर करती है, मतलब एक जगह एकत्रित करके मानक भाषा एक रूप में, जैसे अभी बताए ना, अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों की जो है सो एक रूप में स्थापित करेंगे, तभी उसको हम लोग कुछ मतलब उसको लिए पढ़ सकते हैं विशेष रूप से, तो वो हो जाता है। यह प्रभाव शब्द समूह, व्याकरण तथा उच्चारण आदि रूपों में देखा जा सकता है। मानक भाषा के मौखिक और लिखित रूप प्रचलित है, ठीक है, किंतु मौखिक रूप की अपेक्षा लिखित रूप अत्यधिक संस्कारक्षम या सुसंस्कृत होता है। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग बोलते हैं तो कुछ गलत भी बोल देते हैं, कुछ ऐसा वैसा भी, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें अधिक ध्यान देते हैं कि ये कहीं गलत तो नहीं, उच्चारण तो गलत नहीं, या मात्राएं तो गलत नहीं, वर्तनी है ना, बहुत सारी बातें हम लोग चेक करते हैं। तो ये ज्यादा संस्कारक्षम और सुसंस्कृत, मतलब अच्छे तरीके से चला करके लिखा जाता है। समझ रहे हैं बात, ठीक है। मानक भाषा के उपयुक्त कसौटियों को दृष्टिगत रखकर देखें तो हम पाएंगे कि आज की मानक हिंदी का रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अभी जो हिंदी विकसित मतलब हुआ है वो खड़ी बोली से आगे बढ़ा है, विकसित हुआ है, और इसमें अनेक देशी तथा विदेशी भाषाओं की अनुप्रयुक्त शब्दावली का समावेश हो गया है। ठीक है, देशी और विदेशी बहुत सारी ऐसी भाषा है, शब्द है जिसको हिंदी ग्रहण अपने में समाहित कर लिया है, और उसके बाद एक हिंदी समृद्ध भाषा के रूप में विकसित हुई है। इसकी लिपि देवनागरी है और इसमें आवश्यकता एवं समयानुसार परिवर्तन कर लिए गए हैं। अभी भी परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको लिखने के समय में या पढ़ने के समय बड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होते जाते हैं। इसके बाद देखें, इसकी वर्तनी का स्वरूप भी लगभग निश्चित है, और साहित्य के साथ साथ अनेक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश एवं भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में यह प्रतिष्ठित हो। आप ये बिल्कुल अब कभी नहीं भूलेंगे कि इन सभी राज्य में यह भाषा प्रतिष्ठित है, बिल्कुल एकदम दिमाग पर रखेंगे क्या, कौन कौन से क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, मानक रूप में लिखी जाती है।
और वर्तनी का भी लगभग निश्चित कर दिया गया है, साहित्य के रूप में भी, ठीक ना, ये कर दिया गया है। इसके बाद देखें, इतना ही नहीं, इस मानक हिंदी का अध्ययन अध्यापन भारत के अलावा विश्व के लगभग 110 विश्वविद्यालयों में हो रहा है। यह मानक हिंदी की सबसे बड़ी सफलता है कि भारत में तो हो ही रहा है इतने सारे राज्य में, और इसके लगभग 110 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग देश में है, उसमें जो है अध्ययन, पढ़ने और पढ़ाने की जो कला है वह आपको चल रहा है। वह विश्व भाषा के रूप में प्रस्थापित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, विश्व भाषा के रूप में बढ़ रहा है। यह तथ्य लगभग सर्वमान्य हो गया है कि विश्व की 3000 भाषाओं की तुलना में हिंदी की देवनागरी लिपि कंप्यूटरों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक एवं वैज्ञानिक है। यह भी बात महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर के लिए बहुत सुविधाजनक है और वैज्ञानिक भी है हर मायने से, क्योंकि हिंदी की सबसे बड़ी खासियत है वह जो बोलता है वही लिखता भी है। एक नुक्ता तक ऐसा नहीं है कि जिसका उच्चारण नहीं है, कोई वर्ड साइलेंट रह जाए, कोई शब्द जिसको बोले उच्चारण में नहीं है, ऐसा कहीं है ही नहीं। तो वैज्ञानिक भी है, सुविधाजनक भी है, बोलने में भी है, और ये लिपि भी बहुत अच्छी है। हिंदी भाषा के इसी मानक रूप के माध्यम से उसमें अनेक विध वैज्ञानिक, तकनीकी व मानविकी आदि का सुंदर साहित्य निर्माण हो रहा है, और देश की राजभाषा के रूप में यही रूप प्रयुक्त किया जा रहा है। बहुत साधारण सी बात है कि हिंदी भाषा के इसी मानक रूप, जो भी मानक तैयार किया गया है, इसके माध्यम से उसमें अनेक प्रकार के वैज्ञानिक, तकनीकी और मानविकी आदि संदर्भ में साहित्य निर्माण भी हो रहा है, अनेक क्षेत्रों में इसका कार्य व्यापार भी हो रहा है, इसका उपयोग सहज ही हमेशा हर जगह हो रहा है, और देश की राजभाषा के रूप में यही रूप प्रयुक्त किया जा रहा है। कोई दिक्कत अगर है तो पूछिए। किसी को समस्या नहीं है कुछ? बढ़िया है तब तो। इसका मतलब है कि आप लोग सब मेरी बात समझ रहे हैं या मेरी बात कुछ नहीं समझ रहे हैं, दो ही में से कुछ एक हो सकता है। नहीं तो प्रश्न आता। समझ गए भैया, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक बार बताइए क्या पढ़ेंगे बात तो है। समझ जाएंगे। आपका बात समझ रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे पूरा। देखो, कहीं भी दिक्कत हो तो वो पूछो, मैं उसको फिर दूसरी भाषा से समझाने की कोशिश करूंगा, समझे? चुप रहना सोल्यूशन नहीं है। दोबारा खुद से पढ़ना अच्छी बात है, उसके बाद भी समस्या आए तो पूछने में हिचकिचाना नहीं है, एकदम बेधड़क पूछना है हमसे, ठीक? अब है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा आप लोग जानते ही हैं, एक दूसरे से बात करने में जो संपर्क स्थापित होता है, कांटेक्ट करने में, वह भाषा के रूप में लिखा भी हुआ है। वस्तु तो संपर्क भाषा, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज या लिंक लैंग्वेज, कोई भाषा भेद नहीं है, मतलब भाषा का कोई रूप नहीं है, भेद नहीं है, उसे हम भाषा प्रयुक्ति के अंतर्गत रख सकते हैं, मतलब उपयोग के दृष्टिकोण से। और इसी संकल्पना, मतलब कंसेप्ट के परिप्रेक्ष्य में इसका विचार तर्क संगत होगा कि वह भाषा प्रयुक्ति के अंतर्गत रख सकते हैं, मतलब उसके उपयोग के दृष्टिकोण से इस भाषा का कैसे उपयोग करते हैं। संपर्क भाषा के रूप में उपयोग करते हैं, साहित्यिक भाषा के रूप में करते ही हैं, व्यवहारिक भाषा। अब संपर्क भाषा, व्यवहारिक हिंदी जो होती है, जो बोलचाल की भाषा है, तो वही तो संपर्क भाषा है। किस माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे अब जरूरी नहीं है कि संपर्क भाषा हमेशा हिंदी ही हो, यह भी जरूरी नहीं है। प्रियंका कुमारी, आप पूरी 20 मिनट नहीं, 30-20-50 मिनट लेट है। अभी क्लास 6 बजे से चलती है, खत्म हो चुकी है क्लास आपकी, फिर भी सुन लीजिए। संपर्क भाषा ये क्या है? एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करना, और यह जरूरी नहीं कि संपर्क भाषा हिंदी ही हो। संपर्क मतलब बातचीत करने का माध्यम होता है संपर्क भाषा। जैसे आप किसी अन्य क्षेत्र में जाएं जहां पर आपकी भाषा नहीं बोली, आपकी मतलब मातृभाषा जो है, जो जिसमें आप बातचीत करते हैं, वो नहीं बोली जाती है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप कभी तमिलनाडु जाएं,
आपको तमिल नहीं आती है, तो वहाँ के लोगों से कैसे आप बात करेंगे? अंग्रेजी में। तो वहाँ संपर्क भाषा क्या हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। जैसे मैं मिथिलांचल का हूँ और मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अभी हूँ। यहाँ पर अगर मैं किसी से बात करूँगा तो मैं हिंदी में बात करूँगा, तो वो मेरी बात क्या हो गई? हिंदी मेरी संपर्क भाषा है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर मिथिलांचल का व्यक्ति मिल जाएगा और मैं उससे मैथिली में बात करूँगा, तो यहाँ पर मेरी संपर्क भाषा क्या हो जाएगी? मैथिली हो जाएगी। समझ रहे हैं अंतर? तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि संपर्क भाषा की संकल्पना वास्तव में देश की बहुभाषाई स्थिति अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेकविध संपर्क भाषा की संकल्पना वास्तव में देश की बहुभाषाई स्थिति अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेकविध भाषाओं के कारण उपस्थित होकर सामने आती है। वही बोले ना, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार बहुभाषी स्थिति है हमारे देश में, ये भी जानते हैं। तो इसलिए यह समस्या सबसे सामने आती है कि संपर्क भाषा वास्तव में क्या है। तो परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है, परिभाषा है संपर्क भाषा का, देख लीजिए कि अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट संपर्क स्थापित किया जाता है, जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति में, किसी राज्य राज्य में, राज्य और केंद्र सरकार में तथा देश और विदेश के बीच संपर्क जिससे स्थापित किया जाता है, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं, जिसमें हम कॉन्टैक्ट या इंटर लैंग्वेज की संज्ञा देते हैं। अब बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया होगा, परिभाषा ही इतनी बढ़िया से दिया गया है ना, व्यक्ति व्यक्ति में संवाद, राज्य राज्य में संवाद, राज्य और केंद्र में संवाद, देश और विदेश में संवाद के बीच जो भी भाषा संपर्क के लिए जो भी भाषाएं स्थापित होती है, वो संपर्क भाषा है। अब संपर्क भाषा एक व्यापक संकल्पना है, बहुत ही बड़े पैमाने पर सोचने की बात है, समझ रहे हैं? जो व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय रूप में द्विपक्षीय भाषिक संबंधों के बीच भावात्मक एवं व्यवहारिक कड़ी का महत्व कार्य करती है। ये बहुत सरल सी बातें हैं। संपर्क भाषा जो है बहुत बड़ी सी संकल्पना है, जो किसी भी व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय रूप में द्विपक्षीय भाषिक संबंधों के बीच, मतलब दोनों पक्षों के जो भाषाई संबंध है, अलग हो सकते हैं, कई समान हो सकते हैं, तो वहाँ पर भावात्मक एवं व्यवहारिक कड़ी का महत्व कार्य करती है कि आप किस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से आप अपने व्यवहार अपनाते हैं, उसमें सबसे महत्व काम कौन करती है? संपर्क भाषा। किसी बहुभाषी देश की प्रमुख राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा राज्य समुदाय तथा जन सामान्य की सुविधानुसार संपर्क भाषा का रूप धारण स्थापित हो जाती है। राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा, हमारे यहाँ तो कुछ राष्ट्रभाषा है ही नहीं, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी है, लेकिन राजभाषा तो है। अब राजभाषा हिंदी है, मान्यता मिली है कब? 14 सितंबर 1949 को। तो हम लोग कार्यालयी काम तो हिंदी में करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मतलब संपर्क भाषा में हम लोग अंग्रेजी का भी उतना ही उपयोग करते हैं जितना कि हम लोग हिंदी का करते हैं। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि बहुभाषी राष्ट्र में, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बहुभाषिक राष्ट्र में, है ना, जो भाषा अधिक से अधिक लोग बोल और समझ सकते हैं तथा अपनी सहज भाषा प्रकृति के फलस्वरूप पूरे राष्ट्र में व्यवहारिक रूप में संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है, वही भाषा संपर्क भाषा का स्थान ले सकती है। किसी एक भाषा का नाम अगर लिया जाए तो किस आधार पर उसको हम समझेंगे कि अधिक से अधिक लोग उसको बोलेंगे और समझते भी हों, मतलब आपस में बातचीत करने के बाद उसको व्यवहार में लाते हों और अपनी सहज भाषा प्रकृति के साथ अपने आसानी से बात करने के तौर तरीके से पूरे राष्ट्र में व्यवहारिक रूप से संपर्क स्थापित करें। यह कार्य जो भाषा करती है वही भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। हमारे देश में यह काम हिंदी करती है, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में अंग्रेजी करती है, लेकिन बहुलता के दृष्टिकोण से देखी जाए तो हिंदी हमारे यहाँ संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है। पता है आपको परीक्षा में 5 नंबर के ऐसे प्रश्न आएंगे, ये संपर्क भाषा जैसे टॉपिक लिखा है ना वैसे लिखा रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा इसका उत्तर कि संपर्क भाषा क्या है। आपको मानक भाषा पूछ देगा कि मानक भाषा क्या है, कंसेप्ट रहेगा तभी आप लिख सकते हैं, और जितने बता रहा हूँ ना वही लिखना पड़ेगा परीक्षा में। इसलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए और एकदम रिलेट कीजिए, उसको सोचिए
हम अभी भाषा का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं और यह क्या बता रहा है, उसको अपने दैनंदिन जीवन से, जीवन यापन से उसको जोड़िए। जब तक लिंक करना, जोड़ना नहीं सीखिएगा, वही संपर्क स्थापित नहीं कीजिएगा अपने और इस जो पढ़ रहे हैं इसके बीच, तब तक फिर बाद में भूल जाइएगा ना। समझने के लिए वो संपर्क होना चाहिए, आपके और किताब के बीच संपर्क होना चाहिए, उसमें संपर्क भाषा। लेकिन इसमें कुछ भाषा नहीं है, ये आपकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ पर पहुंच गए थे ये भी भूल जाते हैं हम ना। हाँ, संपर्क भाषा की मुख्य विशेषता उसकी बोलचाल की प्रयुक्ति एवं सरलता होती है। आसान सी बात है कि हम जितना बोलेंगे, जितना उपयोग करेंगे जितना आसानी से, वही उसकी विशेषता है संपर्क भाषा की। इसमें पारिभाषिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। संपर्क भाषा है, ऐसे बस बात कर लें कि सामने वाला आदमी, व्यक्ति मेरी बात समझ जाए, इससे अधिक हमको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हमको इसमें पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्याकरणिक शब्दों की आवश्यकता बहुत कम ही पड़ती है। संपर्क भाषा कानूनी बाध्यताओं से परे स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्त होकर पनपती है। वही बात बोले ना, कानूनी, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, अपने हिसाब से आप उसको ढाल लीजिए, बोल दीजिए, काम खत्म। जिससे भाषिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार संपर्क भाषा परिस्थिति जन्य युगीन आवश्यकता पूर्ति के माध्यम के रूप में जनसाधारण द्वारा स्वेच्छा से, किंतु राज्य सरकार और देश सरकार की कानूनी बाध्यता के, देखो क्या है कि हम लोग जो जन साधारण द्वारा जो बोली जाती है वो स्वेच्छानुसार है, आप जैसे मन वैसे बोलिए। लेकिन जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बातें होंगी तो उसमें नियम कानून, विधि व्यवस्था तो होगा, तो उसमें बाध्यताओं के परिणाम स्वरूप भी अपनाई जाती है। समझ रहे हैं, अंतर समझ रहे हैं ना, कि जब हम लोग व्यवहारिक जीवन में उसको मतलब समझेंगे, उसमें कोई व्याकरण या कोई बाध्यता नहीं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, कि बस समझ जाए। संपर्क भाषा है मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेरी भाव है, उसकी जो उत्पत्ति है, वो सामने वाला आदमी समझ जाए, इतना है। लेकिन जब कोई ऑथेंटिकली पत्रकारिता हो रहा है, संवाद, संपर्क मतलब संपर्क बहुत माध्यम से हो सकता है ना, लिखित माध्यम से, बोलने के माध्यम से, बहुत सारे संपर्क होता है। तो जब राज्य और देश आपस में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क करेंगे, वो तो बोल के करेंगे कभी कभी जब मिलेंगे तब, लेकिन बहुत सारी बातें होती है जो पत्र के माध्यम से होती है। तो उस समय में क्या है ना, तो हमें उस चीज का उपयोग करना होता है, मतलब व्यवहारिक को छोड़ करके हमें प्रशासनिक कानूनी बाध्यताओं के परिणाम स्वरूप उसको अपनाई जाती है। भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को निर्विवाद रूप से अपनाया गया, मतलब इस पर कोई विवाद नहीं हुआ है, हिंदी को क्यों अपनाना चाहिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार कर लिया गया है। और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष मतलब ये अभी सेटिस्फाइड, पूरा प्रमाणिक नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार जब हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का प्रावधान किया गया, तब अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया था, क्योंकि इसको तो पब्लिकली कर नहीं सकते थे वे लोग। इसीलिए क्या किए कि अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। उक्त अनुच्छेद में ही ऐसी हिंदी का विकास करने का निर्देश है जिसमें हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं की शैली, रूप तथा पदावली की आत्मसात करते संस्कृत तथा अन्य देशी विदेशी भाषाओं को भी शब्द ग्रहण कर उसका ऐसा रूप उभरे भारत की सामाजिक संस्कृति का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। किंतु प्रत्यक्ष रूप से संविधान में कहीं भी संपर्क भाषा का उल्लेख बताते हैं। 351 से जो हिंदी राजभाषा अधिनियम वाला जो लिखा अनुच्छेद लिखा है, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चर्चा है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाए। लेकिन हमारा देश बहुभाषी है, तो अनुच्छेद में ऐसी हिंदी के विकास करने का निर्देश है जिसमें हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषा जो शैली है, उसके रूप, उसकी पदावली आत्मसात करके, मतलब उसको भी अपना करके, संस्कृत और अन्य देशी विदेशी भाषा को भी शब्द ग्रहण करके, सबको मिक्स करके, सबको साथ ऐसा रूप उभरे जो भारत की सामाजिक संस्कृति का। ऐसा संभव है? सभी भाषा को हम सब लोग एक दूसरे की भाषा समझे, आपस में बात करने, अभी तक तो नहीं हो पाया है। ऐसी बात लिखी है संविधान में, लेकिन वो बहुत नहीं है। निर्विवाद रूप से सभी जो साहित्यकार हैं और जो भी मान्यताएं हैं, उसको हिंदी को संपर्क भाषा मान लिया गया है, इसे लिखा गया है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संविधान में कहीं भी संपर्क भाषा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, बस वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 351 में मिलता है। और किस कारण से वो अप्रत्यक्ष है, वह भी कारण वहां पर दिया गया है।
सन 1965 के बाद भाषाई आंदोलन तथा दंगों के फलस्वरूप हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त हुई। क्योंकि अब देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो उसको कहा गया था कि 10 साल तक अंग्रेजी में सभी हिंदी में सब काम होंगे, अंग्रेजी उसकी सपोर्टिव लैंग्वेज होगी, मतलब उसको मदद करता रहेगा। उसके बाद फिर पूर्णतः, क्योंकि अंग्रेजी चली आ रही थी तो तुरंत हिंदी करना पूरा ठीक नहीं था, तो बोले सपोर्टिव रहेगा और धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो वो 10 साल बीता तो कहा कि अभी पूर्ण रूप से हटाने की जरूरत नहीं है, उसको 5 साल और बढ़ाया गया, 1965 में किया गया। लेकिन 65 में जाकर के अंग्रेजी को नहीं हटाया गया, तो भाषाई आंदोलन हुआ 65 में, और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त हुई। लेकिन उसको पूर्ण रूप से मतलब स्थान अभी तक नहीं मिला है, नहीं तो राष्ट्रभाषा हो जाता है ना हमारे यहाँ, लेकिन वो अभी मान्यता नहीं मिली है उसी कारण से। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भी हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे भारत के अधिक से अधिक लोग लिख, पढ़ और समझ तथा बोल सकते हैं। सरकारी कामकाज, सक्रिय राजनीति तथा वाणिज्यिक प्रचार प्रसार के अतिरिक्त देश भर के विभिन्न राज्यों, वर्गों एवं बहुभाषा भाषी लोगों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यवहार के लिए हिंदी ही संपर्क सूत्र के रूप प्रयोग में लाई जाती है। अब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे उपयोग है सब दिया हुआ है, इसको पढ़िए। कितनी आसान से सब कुछ दिया गया है कि हर जगह तो हिंदी का ही उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मान्यता नहीं मिली अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही प्रयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है और विश्व के अधिकतम देशों ने इसे परस्पर व्यवहार एवं राजनयिक स्तर पर संपर्क की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा है, लेकिन अगर जब हमारे देश की बात हो तो वहां पर हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। अब मैं आप लोगों की कक्षा यही समाप्त करूंगा, कारण है कि मैं बहुत अधिक नहीं बोल सकता। भैया हेलो। समझ आया, बस एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है ऐसे, हाँ बोलो। मतलब मानक भाषा जो है उसका मतलब अगर हम देखें तो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग साहित्य में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें शब्द चयन जो होता है वो एकदम प्रॉपर वे में होता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं ना उसे, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमको पढ़ी मेनली स्टैंडर्ड लैंग्वेज, परिपक्व लैंग्वेज जो बोलो। हाँ, तो उसका हम साहित्य में ही अच्छे से देख सकते हैं उसका रूप, क्योंकि उसमें शब्द चयन जो होता है वो मतलब एकदम सिस्टमेटिक में रहता है और उसका उच्चारण भी स्पष्ट रहता है। तो ऐसे कि और वो एक दृष्टि हुई। दूसरी दृष्टि देखो, मानक भाषा का ये है कि बहुत सारी भाषाओं को एकत्रित करके जो एक लैंग्वेज बनाया गया है। हिंदी जो है इसके अंदर कितनी सारी भाषाएं आती है, तुमको पता है ना, बताया ना कि अन्य अन्य क्षेत्रों के जो बोलने वाले व्यक्ति हैं जब एक साथ संपर्क करेंगे तो किस भाषा की मान्यता देंगे, हिंदी को देंगे। तो इसीलिए हिंदी को, अब मान लो कि अभी हम जाएं, अभी हम यूपी आए हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, झारखंड जाए तो यूपी में, गुजरात जाए तो यूपी में बात करेंगे, दिल्ली जाए तो हिंदी में बात करेंगे। मतलब क्या है, एक हिंदी को वो स्टैंडर्ड पे पहुंचा दिया गया है कि जब दो अलग अलग क्षेत्रीय बोली के लोग मिलेंगे तो उसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करेंगे। हाँ, उसमें अब हम क्या बोले कि हम बोलचाल की भाषा की शैली अलग होगी उसमें, और किसी लिखने वाली बात जब आएगी तो वो स्टैंडर्ड बदल जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब तुम जो समझ रही वो भी है, लेकिन वो है कि बहुत सारी बहुभाषाएं, बहुआयामी भाषा को समेट करके एकत्र रूप से संवाद आदान प्रदान करने की बात, जिस संपर्क भाषा मानक भाषा का जो रिलेट करोगे तो ये भाषा के सामने आता है कि अन्य क्षेत्रीय बोलियों के एकत्रित करके जो बातें की जाती है, मानक भाषा का वह भी काम होता है। ठीक है जी भैया जी। भैया हाँ तो बहुत सारी लैंग्वेज बोल चाले से भी मतलब चर्चा में ली जा सकती है, लिया भी गया है, बहुत सारी कवियों ने बहुत घरेलू बात लिया है, तो उसे हम कैसे फिर बोल सकते हैं? क्या क्या क्या, फिर से बताओ, नहीं समझे। मतलब जैसे साहित्य में जैसे इसका उपयोग होता है ज्यादातर, देखिए तो मतलब साहित्य में तो ज्यादातर आम बात मतलब ली जाती है जिससे ज्यादा समझ आए। ज्यादातर तो हम ही देखते हैं, ज्यादातर कवि जैसे जितने भी कवि हो गए सरल से सरल भाषा मतलब उपयोग करते, तो ज्यादातर हम लोग बोलचाल करें वही। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कवि, बहुत कम ऐसे कवि में सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कवियों का मानना ये होता है कि अगर हम कविता सरल भाषा में लिखे तो कविता का महत्व ही नहीं रहेगा।
हाँ, जैसे मतलब अभी तक कुछ-कुछ ऐसे कहानी हो गए, ये सब में, और फिर कुछ-कुछ ऐसे पढ़े जहाँ पे लगता है नहीं सरल हाँ, कहानी तो आधुनिक काल में आ गया ना, जब से मतलब खड़ी बोली का मतलब शुद्ध रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ तब ना। लेकिन जब उससे पहले जाओ, अवधी ब्रजभाषा, चाहे उससे पहले जो भी भाषाएं थी, तो उसमें अगर जाओ तो वहां पर तो देख ही रही हो कितना टफ पड़ रहा है रीति काल तक पूरा, है ना। रीति काल तक तुम जी देखो भैया। तो वहां पर तो मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती ही है ना। हम क्यों विद्यापति को हिंदी में व्याख्या करके समझते हैं, हम क्यों रहीम रस खान घनानंद को जो है सो हिंदी में अनुवाद करके समझते हैं, क्लास में क्यों पढ़ते हैं बताओ। तो भैया कहानी को छोड़ दे, इसके बाद तो हम समझ जाएंगे, लेकिन कहानी के लेके फिर कंफ्यूज है, तो हाँ कहानी हाँ, इसमें नहीं आएगा फिर, नहीं ये नहीं, अलग अरे चीज हो गया। कहानी कहानी में भी मानक भाषा का प्रयोग किया गया है कि मतलब ऐसी प्रतिष्ठित भाषा जिसका उपयोग करके हम लोग आसानी से कोई भी बात समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अनेक भाषाओं वाले जो लोग हैं, मान लीजिए कोई, अगर हम मैथिली में वही चीज लिखे, ठीक है, यहाँ पर तुम भाषा को तोड़ के देखो ना, अगर हम मैथिली में कोई बात लिखते हैं तो दूसरी भाषा जो क्षेत्रीय बोली है, वो लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। तो वह कथा को क्या करता है, अनुवाद करके उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में किया जाता है। मैं क्या बोला कि पंजाबी मराठी जो भी कविताएं हैं उसको अनुवाद करके हिंदी में लाई जाती है, तब ना हिंदी, अब हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उसको ले आए हम। क्षेत्रीय बोली की जो बात थी उस बात को मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मानक हिंदी में ले आया, और यहाँ से जब यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ से सभी क्षेत्र के लोग जान जाएंगे उसको, क्या समझे। तो मानक भाषा का काम क्या है, अनेक क्षेत्रियों के बोलियों के जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसको उठा करके अपने भीतर ढाल लेना, उसके माध्यम से सभी को जानकारी देना, समझी। जी, अब समझ गए। अब हम वैसे कंसेप्ट हो रजनी गया होगा। बोली, जी भैया, हम उसके खिलाफ नहीं थे रजनी जो बोली, नहीं लेकिन नहीं, हमको थोड़ा खिलाफ में, खटका अरे अपनी अपनी मन की विचार है। अब देखो बात हुआ, प्रश्न उठा तब ना क्लियर हुआ, समझ रही हो बात। जी तो जी हाँ, इसीलिए मैं पूछता हूँ कि पूछने से मत डरो यार, हम कोई थोड़ी हंटर लेके बैठे हैं कि आप पूछो नहीं होगा तो पीट देंगे, ऐसा थोड़ी है। पीट भी पूछोगी नहीं तभी। सकते।